एल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनका स्वागत आईएनएस विक्रांत पे करा गया। इमेजेस देखिए, फोटोग्राफ्स देखिए। द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग होस्टेड। फाइनेंशियल हब है ग्वादर, कोई इंटरनेशनल ट्रेड का वो है। ग्वादर है क्या? कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान का एक छोटा सा टुकड़ा है और उसके 70-80 मील दूर या 100 मील से कम लगा लो आप, मोटा मोटी 100 मील से कम में उसका चाबार पोर्ट है जो इंडिया ने फंड करा ईरान में। तो तुम लोग कौन सी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये। इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें इमरान खान ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर पैसे खा लिए और फिर से पाकिस्तानी जो लोग हैं ना उनको चूना लगा दिया। अब बेटा तुम लोग लोन वापस देना है एयरपोर्ट का। एक ऐसा एयरपोर्ट, ऐसी एयरपोर्ट चाइनीज ने श्रीलंका में भी बनाया था। चाइनीज ने श्रीलंका में ऐसी एक एयरपोर्ट बनाया था जिसमें उन्होंने बनाया 5 साल पहले। उस एयरपोर्ट में सिर्फ एक ही बार जहाज लैंड करा। जिस दिन फीता काटा था ना उस दिन एक जहाज लैंड करा था। फीता काटने के बाद आज का दिन है कि उधर कोई प्लेन ही लैंड नहीं करा श्रीलंका में। आप लोग जाके गूगल में सर्च कर लीजिए, उधर प्लेन लैंड नहीं हुआ। अब आप ये बताओ कि इसमें क्या होगा? ये फिर से तुम लोग बेवकूफ बन गए। यू मेड फूल्स ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, आखिरी जो खबर है आज की वो है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं ये 4 अरब से ऊपर चले गए, क्योंकि फिर चाइना ने 500 मिलियन का लोन दे दिया। अच्छा, ये भी बात मुझे पाकिस्तानियों की समझ आ गई है, मतलब कि उनका ना सिस्टम क्या है। ठीक है, मतलब इनका ना कि देखो यार, मेहनत करके बैंक बैलेंस बढ़ाना, क्या फायदा इसका यार? मेहनत करके बैंक बैलेंस बढ़ाने का क्या फायदा? मांग मांग के बढ़ा दो। इन लोगों ने इतना मांगा कि मांग मांग के 4 अरब से ऊपर चला गया इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब थोड़ा सा और मांगेंगे, 5 अरब से ऊपर चला जाएगा। तो ये आईएमएफ के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? तुम जनरली सबसे मांगो। देखो ऐसा है कि सिर्फ आईएमएफ पे मत तुम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, तुम टीम बनाओ अलग से, ठीक है? तुम्हारी 300-400 टीमें होनी चाहिए जिसमें अमीर तरीन पाकिस्तानी टाई पहनने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है, उनको दुनिया में भेजो, राइट? कोई चाइना से भीख मांग रहा है, वो चाइना डेस्क है, एक अलग से स्पेशलिस्ट चाइना डेस्क, वो चाइनीज सीखी है उसने, वो चाइनीज में चाइना से मांग रहा है, वो जापानीज में जापान से मांग रहा है, वो अरेबिक बोल के अरबियों से मांग रहा है, अरबी दे रहे हैं उसको, ठीक है? वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में ऑस्ट्रेलिया से पैसे मांग रहा है, कोई न्यूजीलैंड से पैसे मांग रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से मांग रहा है। ऐसे आप कई 100 टीमें बनाइए, मैं बता रहा हूं, और हर एक बैंक के ऊपर लगा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे भी लगा दो एक टीम जो उनके हेड ऑफिस के सामने बैठी रहे, और कुछ दे दो। ऐसे करोगे, जो कल जरदारी ने नहीं बोला था कि पाकिस्तान का 100 बिलियन से ऊपर फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा तुम्हारा। काम करके थोड़ा ना होगा। काम तो तुम्हें वैसे ही करना नहीं आता, ना तुम काम करके खुश हो, ना तुम मेहनती हो, ना तुम्हारे पास दिमाग है कि तुम दिमाग लगाओ। तुम मांग मांग के, मैं बता रहा हूं, मांग मांग के पाकिस्तान को उस ऊंचाइयों पे ले जाओ जहां जिन्ना ने एक बार सपना देखा था कि मेरा पाकिस्तान, वो देखो वो टॉप पे होगा मेरा पाकिस्तान। यही बोला था ना जिन्ना ने। वो एक बाबा कौम था, एक बाबा कौम तुम्हारा मेजर गौरव आर्या है। वो पहला बाबा कौम तो चल लिया, ऑफ हो गया। वो दूसरा बाबा कौम बोल रहा है बेटा मांगो, हर जगह जाके मांगो, मांग मांग के दुनिया की वाट लगा दो। इतना मांगो कि दुनिया की आंख से आंसू निकल जाए और दुनिया तुम्हें पैसे दे दे और तुम अमीर मुल्क बन जाओ, सिर्फ मांग के। बाकी सब छोड़ो, ट्रेड व्रेड तुम्हारे बस का नहीं है, मेहनत, मैन्युफैक्चरिंग। वैसे भी होंडा की भी एक फैक्ट्री थी तुम्हारी, जो फैक्ट्री तो क्या ही थी, वो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही थी, जो जोड़ ताड़ के जो बेच रही थी बाहर से मांग मंगवा के, उसने भी अपनी फैक्ट्री बोला कि यार थैंक यू, अब ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। टोयोटा शोयोटा सब तो बंद हो गए तुम्हारे, ठीक है? तुम्हारे पास एक ही तरीका है, मांगो, मांग मांग के दुनिया की नाक में दम कर दो। मैं बता रहा हूं, मोदी जी और किसी चीज से ना डरें, लेकिन तुम्हारे कटोरे से यहां पे हर एक भारतवासी डरता है। फेंक के मारो कटोरा बंबई स्टॉक एक्सचेंज में। कुछ गिन्नियां वहां से लो, कुछ दिल्ली से लो, कुछ आपने चेन्नई से लो, कुछ बैंगलोर से लो, कुछ हैदराबाद से लो, कुछ कलकत्ता से, सब मांग के। गो हेड, खौफ पैदा करो दुनिया में बेटा, मांग मांग के, ठीक है पाकिस्तानियों? तो दोस्तों, पहला सवाल जो है निर्मल सोनी साहब का है। निर्मल जी नमस्कार। कहते हैं आई एम फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय लिबरल, काइंड एंड फ्रेंडली अरब कम्युनिटीज इन दीज कंट्रीज। तो फिर कहते हैं कि सऊदी, यूएई, ओमान और बहरीन के जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, उन्होंने रेडिकलाइज जो लोग हैं उनको जेल वेल में डाल दिया और बोला कि जो कुरान में करेक्ट वैल्यूज और टीचिंग्स हैं वो सिखाओ, और ये जो नफरतें फैलाते हैं इन सबको जेल में डालो। जनरली पाकिस्तानी आर्मी जो है, पाकिस्तानी आर्मी क्या ऐसा नहीं कर सकती और अपने एलिमेंट्स को डी रेडिकलाइज नहीं कर सकती, जो पाकिस्तानी आर्मी जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम कर रहे हैं? तो मैं एक बात इससे कहना चाहता हूं ना आपसे, सोनी साहब, ऐसा है ना कि पाकिस्तानी तो क्रिएट करें पाकिस्तानी फौज ने, अब लश्कर और जैश को तो छोड़ दीजिए ना। आप देखिए
ये जो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान जो एक पॉलिटिकल आउटफिट है, रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल आउटफिट है, लेकिन इट्स अ पॉलिटिकल आउटफिट। ये क्या करते हैं? तो पाकिस्तानी फौज का क्रिएशन है। कल अगर शहबाज शरीफ अपनी औकात के बाहर चला गया, मारा थप्पड़। इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान चू चू करेगा तो बीच में नहीं हुआ था फ्रेंच कार्टून्स के पीछे इन्होंने लाहौर में आग लगा दी थी जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। इमरान खान का क्या लेना फ्रेंच कार्टून से? इमरान खान ने तो खुद कंडेम करा था, लेकिन इन्होंने इमरान खान को टाइट कर दिया। तो ये सब पाकिस्तानी फौज के गुर्गे उनके पाले हुए हैं, और पाकिस्तानी फौज के पास ऐसे कई सारे लोग हैं जो करते हैं। उनमें से एक है मौलाना फजलुर रहमान, जो पीडीएम का जो नहीं है, वो जमात वाला जो इस वक्त पीडीएम है, तो मोटा सा ऐसी दाढ़ी है जिसकी। ये कौन है? ये सब जितनी भी बात करे फौज के अगेंस्ट, जितनी भी डेमोक्रेसी की बात करे, ये सब आपकी, ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनफैक्ट ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, एवरीबडी इज क्रिएटेड बाय द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौज। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को फौज ने पैदा करा, इमरान खान को फौज ने पैदा करा, भुट्टो को फौज ने पैदा करा, ये जो टेररिस्ट को पैदा फौज ने करा, ये जो एनजीओ वाले हैं उनको पैदा फौज ने करा, सब फौज की, सबके अब्बू एक ही है इनका, ठीक है? इनका सबका अब्बू एक ही है। इफ जनरल आसिफ टुमारो, जनरल आसिफ कौन है? अच्छा, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ की। ही इज जनरल आसिम, नॉट जनरल आसिफ। If he decided to eliminate these radicalized elements, do you think his army personally support him? No, I don't. अगर कल जनरल आसिम को एक गलती से मन में ख्याल आया कि इन सबको निपटा दो और पाकिस्तान को एक लिबरल सोसाइटी, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस तो छोड़िए, पाकिस्तानी कौम बगावत कर लेगी। ये वो कौम है, पाकिस्तानी कौम, जो 1971 के हादसे के बाद जब इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे, तब ये घर से बाहर नहीं निकले, इन्होंने तब प्रोटेस्ट नहीं करा। लेकिन अगर ऐसा करोगे ना, तब ये कौम बाहर निकलेगी और अपने आर्मी चीफ को खा जाएगी। भाई ये शेर की सवारी है। ये आसिम मुनीर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। He'll be finished, he'll be out. हैकिंग पायरेट, अब आपका नाम तो मुझे पता नहीं। हैकिंग पायरेट जी नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद हैकिंग पायरेट। After winning the 1971 war against Pakistan and liberating Bangladesh, we also acquired a large territory in Pakistan, but we gave it up under the Shimla Agreement. Why did we have to do that, since we had already won and had the upper hand? Also, we could have taken a little area from Bangladesh to increase the girth of the Siliguri corridor. ये चिकन नेक की बात कर रहे हैं। टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर चाइना टू टेक कंट्रोल ऑफ इट एंड कट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। देखिए ना, ऐसा नहीं होता। हैकिंग पायरेट जी, स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब आपकी लड़ाई इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास होती है, ठीक है, सो यू आर सिग्नेटरीज टू द यूएन चार्टर, बोथ यू एंड पाकिस्तान, यू हैव टू रिटर्न द लैंड, यू कांट टेक दैट लैंड, ठीक है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये पुराने टाइप का वो नहीं है कि एक राजा गया दूसरे राज को घेर लिया, यू कांट डू दैट। एंड ये इंडिया में पहले ही डिसाइडेड था कि देखिए ना, ये इंडिया में देयर इज अ, मैं एक बताता हूं आपको, माई स्टेटमेंट मे नॉट बी पॉपुलर, बट मेनी टाइम्स वी थिंक दैट द ओनली पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड in 1971 to fight against Pakistan were the Indian armed forces in India. That is not true actually. That is a wrong interpretation of history. Equal number of sacrifices were made by the Mukti Bahini and the Mukti Jodha. The Bengalis made equal number of sacrifices. They fought more ferociously because they were fighting for their motherland. How can you take somebody else's land? That land, you are saying that why didn't we take Bangladesh? It is not for us to take. Bangladesh belongs to the... How can you take somebody else's land? You can't take somebody else's land. आप समझ रहे हैं मेरी बात? बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो बाद में बांग्लादेश बना, that is, you know, legally, ethically, morally, land belonging to the Bengalis. It does not belong to India. It never belonged to India. In the sense that ठीक है, it was part of the Indian whole before partition. वो बात ठीक है आपकी, I agree there. It was part of India. But एक बार partition हो गया, एक बार आपकी जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, इंडिया की गवर्नमेंट, it signed off and said that okay we agree. जब आपकी सरकार ने हाँ बोल दिया, once it has become Pakistan and then that Pakistan, right? Except for Kashmir, except for Gilgit Baltistan, उन एरियाज को हटा दीजिए क्योंकि 1994 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। बाकी तो जो वो जमीन है, वो ईस्ट पाकिस्तान, दैट बिलोंग्स टू द बंगालीज। You can't take this and you can't वो increase the girth of the Siliguri corridor. I don't think that's possible. हाँ, पर ऐसे कई गांव हैं जो भारत में आ गए थे 1971 में, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के थे। और ऐसे भी लद्दाख में आज भी गांव है जहां पे जो भाषा है वो लद्दाख की नहीं है, वो गिलगिटी बोलते हैं, वो बाल्टी बोलते हैं। वहां पे जो बाल्टी लैंग्वेज है ना, वो बाल्टी लैंग्वेज है वहां पे। वो एक वहां पे वो एक लड़की भी है, मैं उससे मिला भी था यहाँ पे, अपने फादर के साथ आई थी वो,
और वो बड़ी फेमस सिंगर है वहां पे, उसका नाम है शिरीन फातिमा बाल्टी। वो 1971 के पहले शिरीन फातिमा बाल्टी का जो गांव था वो पाकिस्तान में था, 1971 के बाद वो भारत में आ गया। सो नाउ दे आर इंडियन सिटीजन्स। तो ऐसी टेरिटरी हुई है 1971 में, लेकिन अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर यू कांट डू दैट मच, योर सिग्नेटरीज, वो नहीं हो सकता। एक और है स्टार बॉय। सब दोस्तों अगर आप लोग अपना रियल नाम लिख देना तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। स्टार बॉय जी नमस्कार, जय हिंद। Following the issue of illegal migrants from Pakistan and Bangladesh living in our Bharat for years and without interruption, who are also involved in radical activities, this really boils my blood. As per you, how can this issue be dealt with, and how can we as a citizen contribute to eradicate any existing? देखिए ना, ऐसा है, this is something that has to be done by the government, and इसके लिए political consensus required है in India. और सरकार कर भी रही है इसमें काम, राइट? एनआरसी जो था वो इसी के लिए था, लेकिन पॉलिटिकल ऑपोजिशन इंडिया में इतना है क्योंकि लोग अपना इलेक्टोरल फायदा देखते हैं, right? For many political parties, I will not take name of political parties, लेकिन for many political parties, they don't consider this a possible threat in the future, or at least at a minimum, people breaking the law and getting into India. They think it's a vote bank. Your problem and my problem is not simply people coming from outside who are radicalized. They are number two. Number one is the system that allows them to settle and flourish within India and gives them political protection. That is the biggest problem. ये तो इसमें तो 90% 99% तो ऐसी गरीब से लोग हैं जो आ गए। सारे थोड़ा ना टेररिस्ट हैं। अगर 10 लाख लोग आ गए तो आप बोलोगे 10 के 10 लाख लोग टेररिस्ट आ गए इंडिया में। दैट्स नॉट ट्रू, वो गलत है। आई डोंट बिलीव दैट। होंगे उसमें कुछ रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स, होंगे उसमें कुछ टेररिस्ट, पक्का है 100%। आई एग्री विथ यू। लेकिन इसमें वी नीड टू लुक इनवर्ड्स। हमारे लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियन, कौन इनको आधार कार्ड दे देता है ना? कौन इनको पासपोर्ट दे देता है इंडिया का? कौन इनको बोलता है कि हम आपको फ्री हाउसिंग और हम आपको ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आखिरी सवाल है पंकज शर्मा जी का। नमस्ते गौरव भैया। पंकज जी नमस्कार। ट्रस्ट यू डूइंग वेल। रिसेंट यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट दैट अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी may potentially use military force. In light of this report, do you think there are potential geopolitical and diplomatic implications in India's relationship with the United States and other countries in the region? Additionally, what steps do you believe India should take to ensure peace? अच्छा देखिए पंकज जी, ऐसा है ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूएस ने रिपोर्ट ऐसी क्यों बनाई है? क्योंकि भारत ऐसा कर चुका है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर बालाकोट करी। तो यूएस ने स्टडी करा इंडिया का पैटर्न और यूएस ने बोला कि मोदी जी के होते होते अगर पाकिस्तान छेड़ेगा तो ठोक देंगे। और उसने सिर्फ ये बात नहीं बोली कि अगर पाकिस्तान छेड़ेगा तो भारत ठोक देगा। उन्होंने ये बोला कि अगर भारत को लग रहा है कि पाकिस्तान छेड़ रहा है, भारत फिर भी ठोक देगा। राइट? सो दिस इज वन ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ दैट रिपोर्ट। एंड आई थिंक ठीक है यार, ये डर अच्छा है। और यूएस ने तो बोला है कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डू दिस। आफ्टर बालाकोट देयर वाज अ फॉर्मल कमेंट, ऑफिशियल कमेंट फ्रॉम यूएस, तब भारत ने बिल्कुल, मतलब भारत हैज एवरी राइट यार, आपको कोई छेड़ेगा तो आप छोड़ोगे थोड़ा ना। तो दैट इज कवर्ड। सो इसमें कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। ठोकते रहो, बजाते रहो, तभी काम बनता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।